मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है उषा। आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है उषा कविता है, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है और इनको उपनाम के रूप में इनकी महान कृतियों के चलते कवियों का कवि कहा जाता है। जन्म इनका हुआ था 13 जनवरी 1911 में और इनका निधन हुआ था 1993 में। ये सारे सवाल कई बार आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जब आप एग्जामिनेशन में होते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ही बारीकी के साथ याद कर लेंगे, क्योंकि कहीं भी अगर पूछा जाए तो आप बता सकें और आपका एक भी नंबर चूक न सके। इनका जन्म स्थान देहरादून में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अब माता का नाम प्रभुदेवी था और पिता का नाम तारीफ सिंह था। इनकी शिक्षा 1928 ईस्वी में हुई थी। हाई स्कूल किए थे, मैट्रिक का एग्जाम दिए थे और 1931 में इंटर का एग्जाम दिए थे, ये पास कर गए थे। उसके बाद फिर 1933 में बीए पास किए और 1938 में एमए पास किए थे इंग्लिश से। इनका पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। 1929 में धर्म देवी से इनका विवाह हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द इनकी पत्नी का निधन हो गया था और फिर ये अकेला जीवन ही बिताते रहे, क्योंकि इनकी पत्नी दुनिया छोड़ चुकी थी। ये कवि थे, मूल रूप से ये कवि थे। उषा के जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, ये मूल रूप से कवि ही थे। वैसे तो ये लिखने को कुछ आलोचना भी लिखे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कविताएं ही लिखते थे और इसलिए इनको कवि के रूप में रखा गया है और कवियों का कवि भी कहा गया है। अगर हम बात करें इनकी कृतियां की, तो दूसरा सप्तक नाम का भी इन्होंने किताब लिखा था, जो कविताओं का संग्रह है। 1951 ईस्वी में कुछ कविताएं ये 1959 में लिखे थे। ये कुछ और कविताएं 1961 में लिखा गया है। उसके बाद है इनकी कृति में चुका भी नहीं हूं मैं, 1975 में लिखे थे। इतने पास अपने 1980 में लिखे थे और उदिता नाम की कविता इन्होंने 1980 में ही लिखा था। बात बोलेगी 1981 में लिखे थे। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये 1982 में लिखे थे। टूटी हुई बिखरी हुई, ये एक गजल है। इसी प्रकार से एक और गजल इन्होंने लिखा है, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं। इसके बाद एक और है, सुकून की तलाश। ये 3 गजलें हैं इनकी। तो ज्यादातर इन्होंने कविताएं लिखी है, लेकिन मुख्य रूप से कविताओं के रूप में जाने जाते हैं और कुछ आलोचना और आपने देखा अभी की गजलें भी लिखी हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे उषा चैप्टर। उषा, जिसको कि हम लोग सुबह या सूर्योदय के रूप में जानते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि इसमें हम इस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। आगे और भी सारे चैप्टर्स एक एक करके आते जाएंगे। आप रेगुलर इनका अध्ययन करते जाएं। बहुत ही आसान है, 1 बार 2 बार 4 बार देखें, याद हो जाएगा। आप दूसरों को शेयर करें और अगर चैनल पे अभी नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर बहुत ही अच्छा होगा, मजेदार होगा, लाइक करना ना भूलें। आइए पढ़ते हैं हम लोग ये चैप्टर। उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ये सूर्योदय के समय की बात है। वास्तव में कहा जाता है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, अर्थात कवियों की बातें बड़ी अनोखी होती हैं। वह निर्जीव में भी प्राण खोज लेते हैं, वह निर्जीव से भी बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसी के लेवल में आकर के उसी के साकार हो चुके हैं और उनसे बातें कर रहे हों। जहां पर कहते हैं जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, का मतलब होता है कि जहां सूर्य का प्रकाश भी न पहुंच पाए, जहां तक सच्चाई न जा सके, लोग न जानते हों, कवि अपनी कल्पना की बदौलत वहां तक भी पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से यह सूर्योदय का समय है, बहुत ही थोड़ा समय होता है। सूर्योदय के जस्ट पहले से लेकर के और सूर्योदय तक का, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया इन्होंने चित्रण किया है। ऐसा कहा जाए तो लगता है जैसे
प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, मतलब जब सुबह सुबह हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं तो उस समय के आसमान की बात की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही नीला कोई शंख हो, मतलब आसमान जो है कुछ ज्यादा ही नीला है और डार्क है। बहुत नीला का मतलब डार्कनेस लिया हुआ, हल्का नीला नहीं, नॉट लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, बहुत नीला। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, ब्रैकेट में है, अभी गीला पड़ा है। आपने कभी कभी देखा होगा गांव देहात में जो होता है कि चूल्हा चौका को लिपते हैं लोग, मिट्टी का चूल्हा बना होता है और उसको लिप दिया जाता है सुबह सुबह। लिपने का मतलब होता है कि जैसे खाना बनाए थे रात में, तो अब क्या होता है कि लकड़ियां जलती हैं, गोईठे जलते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो काली के रूप में उसमें लग जाता है। तो फिर उस पे अब काली के रूप में तो लग गया, काला हो गया। उसके बाद क्या होता है, खाना बनाते समय कुछ छिटाई पड़ जाता है, सब्जी का छिटा इत्यादि, कुछ लाल पीला इत्यादि कुछ लग जाता है जो अच्छा नहीं लगता, और वो सब लगे रहने से चूल्हा को अशुद्ध भी माना जाता है और उसमें कुछ कुछ अपवित्रता भी आ जाती है, मक्खियां भी लगेंगी, गंदगी है। तो उन सबको मिटाने के लिए सुबह सुबह थोड़ी सी मिट्टी लेकर के और थोड़ा सा गोबर मिलाकर उसको लिप दिया जाता है, मतलब तो फिर से एक बार मिट्टी का परत चढ़ा दिया जाता है ताकि सारी गंदगी हट जाए और ऊपर से मिट्टी का एक परत चढ़ जाए। तो राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, मतलब सूखने के बाद कुछ ज्यादा लाइट हो जाएगा, वो लाइट कलर का हल्का हो जाएगा, है ना, लेकिन अभी गीला है। गीला का मतलब अभी डार्कनेस लिया हुआ है। जब उसमें पानी मिला होता है ना, तो वो थोड़ा सा डार्कनेस की तरह होता है, ज्यादा गहरे कलर का दिखता है। तो वही कह रहे हैं, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। पहले कैसा था, डार्क ब्लू था, अभी कैसा हो रहा है, डार्क ब्राउन टाइप का होते जा रहा है, मतलब हल्का सा पीलापन आया है। मिट्टी कैसा होता है, हल्का पीला मिला हुआ होता है, तो वो ब्राउनिश आ रहा है, हल्का सा पीलापन लेते हुए आ रहा है। मतलब अभी अर्ली इन द मॉर्निंग था, फिर धीरे धीरे करके सूर्योदय की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक एक पल का बहुत ही बढ़िया चित्रण किया है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। अब इसके बाद देखिए, ऐसा लग रहा है बहुत काली सील जरा से लाल केसर के की जैसे धुल गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत ही काली सील हो। सील समझते हैं आप लोग, पत्थर जिसे हम लोग सिलौट भी कहते हैं, है ना, तो वो सील है, उस पे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही काली है और उस पे किसी ने केसर को पीसते हैं। जैसे आप हल्दी अगर पीसते हो तो क्या होता है, पीसने के बाद हल्दी हटा दिए और धो भी दिए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कुछ पीलापन सा रह जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे लगता है केसर उस पे कुछ पीसा गया हो और उसको धो दिया हो गया। धोने के बाद फिर क्या हो रहा है, उसमें कुछ कुछ केसर का कलर रह गया। केसर का कलर कैसा होता है, हल्का सा पीला और लाल मिक्स होता हुआ। ठीक है, सूर्योदय हो रहा है तो कैसा होगा, हल्का सा पीलापन लेते हुए, लालिमा लेते हुए आएगा और फिर एकदम प्योर लाल सूर्य निकलेगा। होता है ना ऐसा, एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और आसमान जो है अभी काला से धीरे धीरे नीला की ओर होगा। पहले डार्क ब्लू था, मतलब गहरा कलर का था, फिर क्या होता है कि हल्का कालिमा जैसा ही दिख रहा है। अभी क्या होगा, धीरे धीरे और ब्लू हो जाएगा और सूर्योदय होने वाला है। तो उसी चीज को बताई जा रही, जैसे बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। मतलब ऐसा लगता है कि उसमें लाल केसर वास्तव में लाल नहीं होता है, पर लाल पीला मिक्स होता है। अगर ज्यादा मात्रा केसर का होगा तो लालिमा लिए हुए ही रहता है ना। तो वो ऐसा लगता है जैसे केसर से उसको क्या कर दिया गया हो, धो दिया गया हो। तो काला काला पत्थर पे हल्का सा लालिमा आ गया हो। उसी प्रकार से ऐसा लगता है जैसे काले बादल वो सील की तरह है। मतलब यहाँ पे सील कहा गया है काले बादल से तुलना करते हुए, और केसर की तरह तुलना किया गया है। इसका मतलब है कि वो बताया गया है किसके बारे में, जैसे आसमान में लालिमा आ रहा है, सूर्योदय धीरे धीरे हो रहा है, सूर्य निकल रहा है ना, तो उसका लालिमा जैसे बाहर की ओर दिख रहा है, आसमान पे हल्का हल्का लालिमा दिख रहा है। अभी आगे देखिए, कुछ पल के बाद कैसा दिख रहा है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। या ऐसा लगता है कि जैसे स्लेट बच्चों का होता है ना पढ़ने के लिए स्लेट, तो उसी स्लेट पे ऐसा लगता है कि किसी ने लाल खड़िया का मतलब होता है चौक, जिसे हम लोग कहते हैं खल्ली भी कहते हैं, तो उसी को मल दिया हो। मतलब बच्चा लोग उस पे लाल चौक से अगर लिखने को दे देते हैं तो लिखता भी और कई बार उस पे मलते रहता है, बुकड़ते रहता है, इसको हम लोग कहते हैं ना, बिना मतलब का। तो ऐसा लगता है कि वो लिखने का, उसको मिटाने का प्रयास किया गया हो। तो क्या पूरी तरह मिट जाता है? नहीं। अगर हम उसे पानी से धो दे या गीले कपड़े से पोंछ दे तभी जाकर के पूरी तरह से हटता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा न करते तो क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से उसमें लालिमा नहीं हटती है। अगर लाल चौक से लिखे हैं तो थोड़ा थोड़ा रह जाता है।
अभी देखिए स्लेट से तुलना किया गया है, वहां पे काली सील से तुलना किया गया था। काली सील का मतलब था बहुत ही ज्यादा काला आसमान, और अभी क्या है, स्लेट है, तो स्लेट ना पूरी तरह से ब्लैक नहीं होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, मतलब हल्का ब्लैक। ठीक है, तो कालिमा अब थोड़ा सा कम रहा है आसमान का, और इस पे ऐसा लग रहा है जैसे कि लाल चौक से मल दिया गया हो, मतलब उसमें कुछ कुछ लालिमा और बढ़ी है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा समय और आगे बढ़ा है, और क्या हो रहा है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। ऐसा लग रहा है कि कोई नीले जल का तालाब है और उसमें कोई गोरे शरीर वाला इंसान उसमें स्नान करने के लिए गया है, तो पानी हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है और उसमें उसका प्रतिबिंब भी दिख रहा है। तो मतलब कहने का है कि ये जो आसमान है ऐसा दिख रहा है जैसे कि वह नीले आसमान की तरह हो, नीले जल की तरह हो गया हो। इट मीन्स नॉट डार्क ब्लू, इट्स गोइंग टू बी लाइट ब्लू। धीरे धीरे वो कम हो रहा है, उसका जो डार्कनेस था, मतलब अंधेरा कम रहा है, अब हल्का ब्लू हो गया है, हल्का नीला, है ना। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, गौर झिलमिल देह मतलब गोरा, किसी व्यक्ति का गोरा शरीर यदि उस पानी में स्नान करने के लिए गया हो, तो वैसे इस परिस्थिति में ऐसा लग रहा है जैसे वो हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। ऐसा लग रहा था एक जादू सा माहौल बना हुआ है, कभी आसमान बहुत ज्यादा काला, फिर हल्का काल नीलापन आया उसमें, फिर स्लेट पे लगता है जैसे किसी ने खड़िया मल दिया हो, कभी लग रहा था जैसे काले सील पे केसर मल दिया गया हो। ये एक जादू सा माहौल बना हुआ था, और ये माहौल धीरे धीरे कम होता गया है, अब वास्तविकता की ओर आ गया है। अब सारा जादू खत्म हो गया है, सूर्योदय हो रहा है। इट मीन्स अब सूर्य निकलने वाला है, अब साफ साफ दिखेगा कि बादल वैसा ही नीला रह गया और उसमें से सूर्योदय हो चुका, सूर्य निकल रहा है। तो ये सूर्योदय का जादू जैसा माहौल था, जिसको हम लोग उषा के रूप में भी जानते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह जी की एक बहुत ही बेहतरीन कविता थी ये उषा। आप लोगों ने इसे पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी कठिनाई परेशानी हुई होगी तो आप बेहिचक कमेंट में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दिया जा सके। और फिर से कहता हूं, अपने सारे साथियों को इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।